हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अगले सेशन के साथ में। और ये जो सेशन है आपका, इसमें हम आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करेंगे और साथ में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की भी बात करेंगे, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। और ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये विशेष रूप से स्पेशली जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बनाई गई थी। जैसा कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 29 में ही कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण कैसे किया जाएगा? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल धर्म, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो जब हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। उसके लिए वो अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं, उन पर प्रशासन भी कर सकते हैं। ये अगले आपके 30 अनुच्छेद में बात करेंगे। और इसके अलावा उन्हें सिर्फ धर्म, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से भी नहीं रोका जाएगा। ये जो उपबंध है हमारा, ये जो प्रबंध है, ये अनुच्छेद 29 द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 30 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को होगा। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रशासन करने का जो अधिकार है वो किन्हें होगा? अल्पसंख्यक वर्गों को होगा। यानी जैसे कि अभी बताया गया, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य बनता है कि वो इनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी अनुदान देने के मामले में। ठीक है, क्या उपबंध किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जब अपनी संस्थाओं को, अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलेंगे, उनकी स्थापना करेंगे, उनमें प्रशासन करेंगे, तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो उनको अनुदान वैसे ही देगी जिस तरह से वो अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान दिया करती है। उनको अनुदान देने में ये किसी तरह के भेदभाव को नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक, अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 32, हम उसकी बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को या किस मौलिक अधिकार को भारत की आत्मा कहा है? तो अगर अनुच्छेद पूछेंगे तो 32 बताएंगे, और अगर आपका अधिकार पूछेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक आपका अनुच्छेद 32 आता है। इसके द्वारा क्या है कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आप जो है पूरी कार्रवाइयाँ करके, यानी जो भी स्टेप वाइज प्रोसेस होती है सुप्रीम कोर्ट में किसी रिट को दाखिल करने की, किसी एप्लीकेशन को निवेदन करने की, तो उसमें प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी अगर भारत के किसी नागरिक को ये महसूस हो रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो समुचित कार्रवाइयाँ करते हुए, यानी पूरी जो प्रोसेस होती है आपके सुप्रीम कोर्ट में
रिट दाखिल करने की, उनको पूरा करते हुए वो वहाँ पर निवेदन कर सकता है। और फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत में सर्वोच्च अदालत है, जिसका निर्णय चाहे वो संघ सरकार हो यानी देश की केंद्र सरकार हो या राज्यों की राज्य सरकार हो, सब उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत ही उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और अपने अधिकारों के हनन होने की गुहार लगाता है तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। अगर वो मामला उसके बंदी प्रत्यक्षीकरण से है, यानी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे जो बंदी बनाया गया है वो अवैध ढंग से, मनमाने ढंग से, ठीक है, बंदी बनाया गया है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने इस अधिकार के हनन की बात वहाँ कर सकता है। और तुरंत जो है फिर सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले की जांच करने के बाद में क्या करेगी कि हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो जारी करेगी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी। और बंदीकरण करने वाले जो भी अफसर या अधिकारी होंगे उनको ये आदेश दिया जाएगा कि वो निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर उस व्यक्ति को पेश करें, ताकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की बात सुन सके और अगर उसको गलत क्यों लग रहा है, उसको अवैध गिरफ्तारी क्यों लग रही है, उसको जान सके और ऑफिसर्स के द्वारा बताई गई गिरफ्तारी के कारणों की भी जांच या विवेचना या उस पर विचार कर सके। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहली रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है। कब? जब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराता है कि उसको जो है अवैध ढंग से बंदी बनाया गया है। अब अगले में आ जाइए, परमादेश। ये जो रिट है जिसको हम अंग्रेज़ी में मैंडमस कहते हैं, हम लोग इनको इन्हीं नामों से ज़्यादा जानते हैं, मैंडमस कहते हैं। ये आपकी जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट उस समय जारी करता है कि जब कोई पदाधिकारी क्या करे, अपने कर्तव्यों का पालन कतई ना करे, ठीक है, और आराम से कुर्सी में बैठ के कुर्सी तोड़े, पब्लिक आए उससे शिकायत करे, उनकी शिकायतों का निवारण ना करे, अपने अधिकारों का प्रयोग ना करे और देश के प्रति, आम लोगों के प्रति, लोक व्यवस्था के प्रति अपने कर्तव्यों को करने में आनाकानी करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको लताड़ लगाते हुए यह आदेश देती है और उसे परमादेश या मैंडमस रिट जारी करती है और कहती है कि अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करो, संतोषजनक पालन करो, ताकि जिस पोस्ट में, जिस पद में तुम्हें बिठाया गया है उससे ज़्यादा आम लोगों का लाभ हो सके, ठीक है। तो ये थी हमारी परमादेश। अब प्रतिषेध लेख क्या होता है, ये भी एक प्रकार की रिट है, नंबर 3 की प्रतिषेध लेख, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है। इसको कब लागू किया जाता है? इसको लागू किया जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये लगता है कि जो निम्न अदालत है या निम्न न्यायालय है उसमें जो वो केस सुन रहा है उस केस को सुनने का उसका अधिकार नहीं है, या वो जो मामला है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ये तुरंत निम्न अदालत को सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट क्या करते हैं, उसको तो है तुरंत जो है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध लेख जारी करते हैं और उससे ये कहते हैं कि इस मामले को उच्चतर अदालत में पेश किया जाए और तुम इसे नहीं सुन सकते क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये 3 हो गई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, इसके बाद में परमादेश यानी मैंडमस, और नंबर 3 हमारी हो गई आपकी प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख। अब इसके बाद बात करेंगे उत्प्रेषण की। सरश्योरी होता है ये, बड़ा अजीब सा इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम सरसरी ही कह देते हैं सीधे आसानी के लिए। उत्प्रेषण जो है रिट आपकी उस समय जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा
कि जब वहाँ ये देखा जाता है कि जो निचली अदालतें हैं उसमें बहुत सारे मामले लंबित हैं और उन मामलों से जो रिलेटेड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर उत्प्रेषण रिट जारी करके निम्न अदालतों को ये निर्देश दिया जाता है कि अपने लंबित मामलों को निर्णय के लिए, न्याय निर्णय के लिए क्या करें कि वो अपने से उच्च न्यायालय को दें जा करके। वहाँ पर अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो उसमें जो है ज़्यादा वक्त ना लें, उनको लंबित ना रखें, बल्कि उनको उच्च न्यायालय तक जाकर या वहाँ पहुँचाएँ ताकि उनकी जो है क्या हो सके, न्याय निर्णयन हो सके। अब आ जाइए आखिर में अधिकार पर अच्छा लेख। ये जो रिट है आपकी आम लोगों के लिए बड़ी लाभदायक है, बाकी वैसे तो सभी हैं, लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है कि यदि प्रेजेंट टाइम या वर्तमान समय की सरकार क्या करती है अपने वोट बैंक के लिए, किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, या किसी बड़े नेता के पुत्र को खुश करने के लिए, उसका जवाब लगाने के लिए, देखिए क्या करते हैं ये लोग कि ना तो उसके पास कोई ऐसी डिग्री है, ना तो किसी प्रकार का अनुभव है, तो उसको एक बड़े से उच्च पद में जो है बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये जब उसकी शिकायत करी जाती है आपके इस उच्चतम न्यायालय में और वहाँ कहा जाता है कि ये जो फलां व्यक्ति हैं जो फलां पद पर अपनी योग्यता के ना रहते हुए भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर कार्यरत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसे मामले में क्या करता है कि अधिकार परीक्षा लेख या को वारंटो इशू करता है और ये उस व्यक्ति को आदेश होता है कि वो व्यक्ति किस अधिकार से उस पद पर बैठा है उसका संतोषजनक जवाब दे। किस अधिकार से उसने उस पद पर बैठने की कोशिश की है, उसे बिठाया गया है, ठीक है, लेकिन क्या उसके पास उसकी योग्यता है? अगर उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसको अनुभव है, तो वो तुरंत जो है जवाब दाखिल करे, संतोषजनक जवाब, जिससे अदालत जो है पूरी तरह से संतोषजनक जो है जवाब दाखिल करे। और अगर वो ऐसा करने में चूकता है तो उसको तो पद से हटना ही है। और एक और बात ख़ास क्या है इसमें, जिस समय ये रिट जारी होती है उस समय से लेकर के जवाब दाखिल करने के समय तक वो व्यक्ति उस पद पर कार्य नहीं कर सकता है, ये भी इस रिट के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो 5 तरह की रिट जो है वो इशू या जारी करे, ताकि आम लोगों के और देश के प्रति जो अहित होने वाला है उससे रोका जा सके और उसको रोकने के बाद में देश के हित में आगे कदम उठाए जा सकें। तो इनको ध्यान में रखिए। ये जो 5 रिट हैं उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरी है परमादेश मैंडमस, तीसरी है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, और चौथी है उत्प्रेषण सरसरी, इसको आप ध्यान रखिए, और लास्ट क्या है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है भाई, तो ये हमारा अनुच्छेद 32 है, ये 29 और 30 है। इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं किनको, अल्पसंख्यक वर्गों को। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा सा कोशिश किया कीजिए कि शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो को देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई 1-2 पॉइंट मिस कर देते हैं ना, तो आपकी किस्मत ही कहिए कि ख़राब है, कि हो सकता है वही पॉइंट आपके उसमें पूछ लिए जाएं एग्ज़ाम में कि बताइए अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है और जो बताया गया है वो किसके हितों की बात करता है, या अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।